Hello everyone. So today we will be discussing about radioactive half-life. So radioactive matter is not here one day and gone the next. मतलब एक दिन की चीज़ नहीं है ना रेडियोएक्टिव मटेरियल कि एक दिन में आया और फिर गायब हो गया पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो रेडियो आइसोटोप एक्चुअली क्या होता है कि डिसइंटीग्रेट करता है इनटू स्टेबल आइसोटोप। पहले वो टूटेगा अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट होएगा और उनका जो जैसे मान लो कि एक एटॉमिक नंबर उसका आप मान लो 100 है। अगर आप 100 एटॉमिक नंबर मानोगे तो वो टूट के छोटे छोटे एटॉमिक नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग रेट सो दैट द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल नेवर क्वाइट रीचेस ज़ीरो। तो हम लोग चैप्टर 1 से एक चीज़ देखेंगे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो बैकरेल में मेज़र किया जाता है और 1 बैकरेल है वो इक्वल है टू द 1 एटम ईच सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1 एटम ईच सेकेंड। तो जो रेट है रेडियो एक्टिव डिके का और जो क्वांटिटी है मटेरियल का जो कि उस समय पे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर जो प्रेजेंट है वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब होगा बाय द फार्मूला नोन एज रेडियो एक्टिव डिके लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ऐसा पाएँ कि एक क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ जो है रेडियो आइसोटोप का वैरी करेगा फ्रॉम लेस देन अ सेकेंड टू मैनी ईयर्स। ईच रेडियो आइसोटोप हैज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज द टाइम required for a quantity of radioactivity to be reduced to one half of its original value। जो हाफ लाइफ होता है आयोडीन 131 का वो 8 डेज है। अगर 10 मेगा बैकरेल आयोडीन 131 का प्रेजेंट होगा जनवरी 1 नून में, तो 9 जनवरी केवल 9 जनवरी को क्या है 5 मेगा बैकरेल बचेगा क्योंकि 8 दिन के बाद ये टी हाफ हो जाएगा। ऑन जनवरी 17 उससे भी हाफ हो जाएगा 2.5 मेगा बैकरेल और जनवरी 25 को 1.25 मेगा बैकरेल बचेगा यानी हाफ होता जाएगा। तो इस तरीके से टी हाफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्राफ दिखा रखा है टी हाफ का आयोडीन का 8 डेज। उसके बाद आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 24 डेज और 3 हाफ लाइफ 24 दिन या फिर 3 हाफ लाइफ के बाद जो लीनियर प्लॉट ऑफ डिके है आयोडीन 131 का वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू रीड एंड इंटरप्रेट। और इस टाइप के ग्राफ को हम लोग सेमी लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं जो कि फिगर 215 में आपने देखा होगा लाइक दिस, है ना। उसके बाद थ्योरेटिकली जितने भी रेडियो एक्टिविटी होते हैं एक रेडियो आइसोटोप का वो कभी भी डिसअपियर नहीं करता है, वो चलता रहता है। और हर एक पीरियड के बाद हर एक हाफ लाइफ के बाद 1 हाफ एक्टिविटी का बचता है उस अमाउंट के अंदर। इसलिए क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है और ये कभी भी ज़ीरो नहीं आता। फिगर 216 में हम लोग देख सकते हैं दो ग्राफ है, एक ये ग्राफ और एक ये ग्राफ, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसको बनाया गया है टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर एनी लेंथ ऑफ टाइम। कितना बचा किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के बाद वो इसमें दर्शाया गया है। इस ग्राफ्स में जो परसेंटेज है ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी का जो रिमेनिंग है वो प्लॉट हुआ है अगेंस्ट टाइम and it is measured in units of half-life. To use these graphs, one must express the initial radioactivity as 100%. इनिशियल आपको 100% कंसिडर करना पड़ेगा और फिर टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफ इंटरेस्ट इनटू यूनिट्स ऑफ हाफ लाइफ फॉर डिके टाइम्स एक्सीडिंग 3 हाफ लाइफ्स। 3 हाफ लाइफ के बाद सेमी लॉग फॉर्म easier to use। 6.5 मेगा बैकरेल ऑफ iodine 131 is present at noon on Wednesday. How much will remain 1 week later? एक हफ्ते के बाद कितना बचेगा? तो आप कह सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि 7 डेज में 7/8 टाइम्स टी हाफ होगा यानी टी हाफ जो है 7/8 तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो इतना बचेगा 0.875 टी हाफ।
फिगर 216 से आप देख सकते हो कि 0.875 टी हाफ अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ इनिशियल रेडियो एक्टिविटी होगा। तो 55% आप कह सकते हो 6.5 इंटू 10 सॉरी 6.5 इंटू 55% मेगा बैकरेल, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.6 मेगा बैकरेल आपका बचेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वेंसडे को मेज़र किया है और एक वीक लेटर यानी 7 डेज, और आपको पता है इसकी हाफ लाइफ कितनी है 8, तो 7/8 कर देंगे हम लोग टी हाफ, यानी 7/8 अप्रॉक्स 0.875 होता है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टी हाफ इतना है ना, तो ये जब हम लोग इसका टी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बचेगा ऑलमोस्ट 3.6 मेगा बैकरेल। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, C14 के बारे में पढ़ते हैं। C14 एक नेचुरली अकरिंग रेडियो आइसोटोप है जिसकी टी हाफ है 5730 ईयर्स। जो कॉन्सेंट्रेशन है C14 का in the environment is constant and C14 is incorporated into living material at a constant rate. Trees of petrified forest contain less C14 than living trees. यानी जो पेट्रीफाइड फॉरेस्ट होता है उसके पास C14 कम होता है देन लिविंग ट्रीज, क्योंकि C14 लिविंग ट्रीज का वो इक्विलिब्रियम में है विद द एटमॉस्फेयर। कार्बन इन अ पेट्रीफाइड ट्री was fixed many thousands of years ago. Fixed C14 is reduced over time by radioactive decay. ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। हमने हाफ लाइफ के बारे में भी बात कर ली। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक क्वेश्चन है, इफ़ अ पीस ऑफ पेट्रिफाइड वुड कंटेन 25% ऑफ C14 that a tree living today contains, how old is the petrified wood? तो C14 जो है लिविंग मैटर में कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज द मैटर इज अलाइव बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज्ड विद द environment. In this case, the petrified wood has been dead long enough for the C14 to decay to 25% to of its original value. The time period represents two half-lives. Consequently, we can estimate that the petrified trees wood sample is approximately 2 into 573430, that is 11,460 years old. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।